हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और कुछ बुक्स में इसका नाम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी लिखा रहता है, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर सर हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या पढ़ना है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम दो ब्रॉड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक तो हम बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग का कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। और दूसरा जस्ट इसका ऑपोजिट है, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट या डिस्काउंटिंग कंसेप्ट। तो ये दोनों एक ही कंसेप्ट हैं, बस एक दूसरे के ऑपोजिट करके हम इसको देखते हैं। तो मैं आपको आज स्टार्ट करवाऊंगा पहले कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू या कंपाउंडिंग। सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, सिंगल अमाउंट की भी और मल्टीपल अमाउंट्स की भी। तो आज की क्लास में हम केवल एक ही बात करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। सर इतनी लंबी क्लास बनाते हो, पूरा 1 घंटा लगाते हो और उसमें छोटी सी बात बताओगे, तो इसके कुछ क्या कहेंगे रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे, उनकी वजह से इस पे थोड़ा सा आज समय लग जाएगा। चलिए सर फिलहाल तो शुरू कीजिए। तो हम पहले अपना छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल लेता हूं और हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर अमाउंट। कौन सी बुक यूज करेंगे वो सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपने फोकस रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज यू इन्वेस्ट ₹5,000 इन अ बैंक अकाउंट। आपने 5,000 रुपीज बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेट अस सपोज 9% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 7 years। अब आप कहेंगे सर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्वेश्चन आगे चल के फाइनेंशियल लैंग्वेज में आ जाएंगे, पर अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसे हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह रहे हैं, वहां पर पहले हम इन सिंपल चीज़ों से शुरुआत करेंगे। हमारा जो कंसेप्ट नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया है वो है कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। इसलिए मैं आपको नोट्स भी दिखा दूंगा। अभी आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़िए। जब भी कोई क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में करेंगे तो मेरा आपसे एक एडवाइस रहेगा कि आप इसका ना डायग्राम बनाइए। तो ये क्वेश्चन 7 years के लिए है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 0 डिनोट करता है आज के लिए। आज हमारे पास 5,000 रुपीज हैं जो कि हम बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर और 7th ईयर। तो ये टाइमलाइन है। यहां पर 7th ईयर आपके एंड हो गए। एंड होने पर ये कितना अमाउंट होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। बताइए जी कैसे करेंगे? सर एक तो सिंपल तरीका है कि क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 9%। तो एक तो तरीका यह है कि मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, सेकंड ईयर का कैलकुलेट करूं, थर्ड ईयर का कैलकुलेट करूं और इसी तरीके से इंटरेस्ट 7 ईयर का कैलकुलेट करूं और फिर ये वाली वैल्यू निकाल लूं। पर ऐसे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या है, मैथमेटिक्स को यूज करना पड़ता है या फाइनेंस को यूज करना पड़ता है। चलिए, तो हमने ये जो वैल्यू ढूंढनी है
ये हमें फ्यूचर के टाइम में ढूंढनी है, तो इसीलिए हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू। आप चाहें तो इसे फ्यूचर अमाउंट भी कह सकते हैं, तो हम इसे कहा करेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगी? आपको पता है आज की प्रेजेंट वैल्यू, इसको आपको अगर फाइंड आउट करना है तो कंपाउंडिंग का कंसेप्ट कहता है कि गगन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस आर रेज टू द पावर n से, जिसमें r आपका 9% है, ठीक है, और n आपका क्वेश्चन में गिवन है 7 इयर्स। आपको बताना ये वैल्यू कितनी होगी। अब हम फाइनेंस में जब काम करते हैं तो हम मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो अगर मैं फाइनेंस में बात करूंगा, इस चैप्टर में मैं मैथमेटिकल बातें करूंगा, लेकिन पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम मैथमेटिक्स को अवॉइड करके बात करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, मैथमेटिक्स से बचने के लिए हमारा फाइनेंस कहता है कि गगन सर हम ना इन सब के लिए टेबल्स का इस्तेमाल कर लेंगे, रेडीमेड टेबल्स का इस्तेमाल कर लेंगे, और ये 1 प्लस आर रेज टू द पावर n जो है, इसका जो टेबल है उसका नाम है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल। तो हम हर बार पूरा नहीं लिखा करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, हम लिखेंगे इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल आर एन। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर अगर मेरे पास 5000 है और मैंने एक गिवन रेट से गिवन पीरियड के लिए इसे इन्वेस्ट करना है, तो सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर द एंड ऑफ n ईयर्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है 5000 और मल्टीप्लाई करना है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर एन से। अब सर ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल कहाँ से मिलेगा? तो जो भी बुक आप यूज करते हैं उसके लास्ट में दिया हुआ होता है, पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। मैंने यहां पर आपके लिए टेबल को टाइप कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कहा है कि इस टेबल का नाम है फैक्टर फॉर कंपाउंड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ गिवन अमाउंट। ध्यान से पढ़ना, सबसे पहले तो ये फ्यूचर वैल्यू की टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल अलग आएंगी। फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग होता है, इसलिए कंपाउंड वैल्यू भी कुछ बुक्स लिखती हैं। गिवन अमाउंट ये सिंगल अमाउंट का है, ओके। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? तो आपको यहां पर ये जो कॉलम नजर आ रहे हैं, इन कॉलम्स में होता है रेट। तो हमारा जो रेट होता है ये सारे के सारे 9% के फैक्टर्स हैं। सर ये इतने सारे क्यों हैं? तो ये जो रोज हैं ये पीरियड को डिफाइन कर रही हैं। आपके क्वेश्चन में रेट था 9%, पीरियड था 7 इयर्स। तो आप इस तरह से जाएंगे और ये आपका जहां पर रेट और टाइम दोनों मिल रहे हैं, ये वाला फैक्टर आप लेंगे। तो आपका फैक्टर है 1.828। तो आपने 5000 को मल्टीप्लाई करना है 828 से, और आपकी ये 7 इयर्स के बाद की वैल्यू आ जाएगी। 5000 इंटू 1.828 9140। तो आंसर लिख देंगे 9140। तो हमने आपको अभी एक तरीका सिखाया कि देखो हम जब फाइनेंस में काम करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स से बचने के लिए टेबल को रेफर करेंगे। लेकिन इस चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे करना है ये सिखाऊंगा। अब आइए, हाउ टू कैलकुलेट 1 प्लस आर रेज टू द पावर n विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर।
आप में से कुछ बच्चे हो सकता है कि इसे जानते हो तो उन्हें लगेगा कि सर इतनी बेसिक बात हमें बता रहे हो, लेकिन कई बच्चों को हो सकता है ना पता हो। तो आर हमारे पास है 9%। तो जब भी हम परसेंट को रिमूव करेंगे तो इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, और जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09। यानी 9% को अगर मैं परसेंट हटा के लिखना चाहूं तो उसकी वैल्यू आएगी 0.09। कैसे निकाला? डिवाइडेड बाय 100। सर ऐसी ऐसी बातें बताओगे? यस बताएंगे। 1 प्लस 0.09 टू द पावर 7। बेटे एग्जाम में जो भी कैलकुलेटर यूज करें उसे अच्छी तरह से आपको चलाना आना चाहिए, इसलिए कैलकुलेटर आपका फिक्स रहना चाहिए। तो हमने क्या करना है, 1 प्लस आर की वैल्यू को सॉल्व करना, ये होगी 1.09। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें कैलकुलेटर पे लिखना है 1.09। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया, याद रखना, क्योंकि आपने रेट प्लस कर लिया 1 में, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। फिर आपने करना है इनटू और इक्वल टू। जैसे ही आप इनटू और इक्वल टू दबाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ईयर का फैक्टर या सेकंड फैक्टर। उसके बाद आपने दबाना है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा थर्ड फैक्टर। और आपने इसी तरीके से 7 ईयर तक का फैक्टर ढूंढना है। ओके, तो मैं यहां पर आता हूं और मैंने लिखा 1.09। क्योंकि मैंने रेट को 1 में प्लस कर लिया है तो ये मेरा फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर के लिए मैं जाऊंगा इनटू इक्वल टू, ये मेरा सेकंड फैक्टर हो गया। फिर अब मैं दोबारा से इनटू नहीं दबाऊंगा, अब मैं इज इक्वल टू को सिर्फ बार बार प्रेस करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया, ये हो गया मेरा थर्ड फैक्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई दे रही है 1.8280। तो हम इसको 3 डेसिमल तक यूज किया करेंगे। तो हमने इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया। मेरे पास क्योंकि स्क्रीन है तो मैं आपको वर्चुअल कैलकुलेटर ही दिखा पाऊंगा। आप अपने कैलकुलेटर को चला करके इसको सीखेंगे कि कैसे आपने यूज करना है। तो मैंने क्या बताया, पहला फैक्टर कैसे होता है, जब आप प्लस कर देते हैं पहला फैक्टर आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये मेरा 9% था। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ, जब आपने 1 प्लस आर किया तो फर्स्ट फैक्टर ऑलरेडी आ गया था। फिर आपने इनटू दबाना है और इज इक्वल टू दबाना है। जैसे ही इज इक्वल टू दबाओगे आपका सेकंड फैक्टर आ जाएगा, चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट इज इक्वल टू दबाना है। अब इनटू का कोई काम नहीं, इज इक्वल टू दबाओगे थर्ड फैक्टर, इज इक्वल टू दबाओगे फोर्थ फैक्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, आप इस वैल्यू पर आ जाओगे। ओके, अब सर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो टेबल होती हैं वो सब 1 रुपी के ऊपर बेस्ड होती है। इसलिए जो हमारा अमाउंट क्वेश्चन का है उससे एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब आइए मैं आपको जो ये हमारा मटेरियल है तो वहां से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। ये देखिए, फाइनेंस में वही कंपाउंडिंग का ही कंसेप्ट आता है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी जाती है। तो यहां पर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी तो सिर्फ क्या होगी, सर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, वो कहना क्या चाह रहा है। अब इंडिया है, कई बार पता नहीं लोग लिखते कुछ है, कहना कुछ और, बस यही दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, टाइम क्या वेस्ट करना। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, सपोज 1000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक टुडे। आपने 1000 किसी बैंक में डिपॉजिट किए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो वो नहीं भी लिखेगा तो भी हम मान के चलते हैं कि कंपाउंडिंग की ही बात होती है। नाउ आपने 1000 रुपीज 12% के हिसाब से डिपॉजिट किए, हर जगह कंपाउंडिंग ही है।
व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 years। अब सर ये तो इतना आसान है, क्या कहें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रेजेंट अमाउंट ये आपको पता है, आपको रेट भी पता है, और 5 years के बाद की वैल्यू आपको चाहिए। बताइए जी कैसे करना पसंद करोगे। मेरे पास दो रास्ते हैं। फाइनेंस तो कहता है गगन सीधा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर RN देखो, सॉल्व कर दो। तो मैं इस चैप्टर में दोनों तरीके से आपको करवाता रहूंगा हर क्वेश्चन में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सर मेरा अमाउंट था 1000 इन्वेस्टेड टुडे एट द रेट ऑफ 12% फॉर 5 years। तो मैं जाऊंगा अपने फैक्टर टेबल के ऊपर, और ये हमारी जो पेज नंबर 1 है इसमें सिर्फ 10% तक के ही रेट हैं। तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। 10 के बाद वहाँ पर 11 से स्टार्ट होगा, 11 ये हो गया 12। अब मुझे 5 ईयर में 12%, ये मेरा फैक्टर आ गया 1.762। कितना आसान है। तो मैं यहाँ लूँगा 1000 इंटू 1.762। तो सर 1762 ये हमारा आंसर आ गया। अब सर इसी को अगर हम कैलकुलेटर से करते तो कैसे करते। अब मैं लूंगा 1.12। जैसे ही मैंने 1.12 किया, याद है ना ये फर्स्ट फैक्टर है, इनटू इक्वल टू, तो ये प्रोवाइड करेगा सेकंड फैक्टर, फिर इक्वल टू थर्ड फैक्टर, इक्वल टू फोर्थ फैक्टर, इक्वल टू फिफ्थ फैक्टर। और ये जो कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी ये एग्जैक्ट आएगी, कई डेसिमल्स तक की एग्जैक्ट फिगर होगी। तो आइए जी इसे मैथमेटिकली भी हम करके देखते हैं। हमने लिया 1.12, 12% था क्वेश्चन में, ये मेरा फर्स्ट फैक्टर है, इनटू इक्वल टू, ये हो गया सेकंड फैक्टर, इक्वल टू थर्ड फैक्टर, इक्वल टू फोर्थ फैक्टर, इक्वल टू फिफ्थ फैक्टर। यानी अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 1.76234, 1.76234। तो हम इतने डेसिमल तक नहीं जाया करेंगे, हम केवल 3 डेसिमल तक ही रहा करेंगे। तो ये मेरा आंसर आ गया 1762। ये आंसर मेरा सेम आ रहा है। अब सर फाइनेंस वाले भी क्या ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, वहां लिखा होगा सपोज कंपनी ऑफर्स दैट पे 1000 नाउ एंड टेक 750 रुपीज आफ्टर 5 years। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे बदल जाया करेगी कि एक कंपनी आपको ऑफर कर रही है लाओ 1000 मुझे दे दो, और 5 years के बाद मुझसे 1750 रुपीज ले लेना। यानी कंपनी अपनी ऑफर में चालाकी कर रही है, आपको रेट वगैरह नहीं बता रही। वो कह रहे कस्टमर को रेट बताएंगे ना तो बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लेगा। तो हम अमाउंट कंपेयर करेंगे। जब मैंने बैंक में 5 years के लिए मनी डिपॉजिट किया तो मेरा आंसर आया 1762। ओके। जब कंपनी की बारी आ रही है तो कंपनी कह रही है कि हम आपको 1750 देंगे, और क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए वेयर विल यू इन्वेस्ट। तो आंसर ये होगा जो ज्यादा देगा वहीं इन्वेस्ट करेंगे, और बैंक मुझे ज्यादा दे रहा है तो हम बैंक की ऑफर ज्यादा बेनिफिशियल है, बैंक के पास इन्वेस्ट कर देंगे। बोलिए। तो आपने कंसेप्ट नंबर 1 सीख लिया, जरा एक बार रिवाइज कर लें। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 कहता है कि फ्यूचर वैल्यू जो होगी, ये क्या लिख दिया मैंने, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, चाहे आप प्रेजेंट वैल्यू लिखो या प्रेजेंट अमाउंट लिखो एक ही बात है, इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर RN। मैथमेटिकल टर्म्स में बात करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को हम ऐसे लिखते हैं। यह आपने सीख लिया। नाउ अब मेरे साथ एक क्वेश्चन के पास चलते हैं। बहुत सिंपल है।
इफ यू इन्वेस्ट 5,000 टुडे एट अ कंपाउंड रेट ऑफ 9%, व्हाट विल बी इट्स फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 15 ईयर्स। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। अमाउंट है मेरे पास प्रेजेंट में 1000, रेट है मेरे पास अगेन 9%, और पीरियड n नंबर ऑफ ईयर्स है मेरे पास 15। अमाउंट बताना है। सर डायग्राम नहीं बनाओगे? अभी इतने सिंपल क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, बट हम डायग्राम बनाते हुए ही काम किया करेंगे, ठीक है। चलिए सर, कोई बात नहीं। तो हमने करना क्या है, 1000 इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर एन ढूंढना है। सॉरी 5000 यस, 5000 इंटू 9%, 15 ईयर्स, ठीक है। टेबल को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आगे चल के टेबलें हेडिंग ध्यान से पढ़ना। तो मुझे 15 ईयर पे जाना है और 9% की वैल्यू चेक करनी है। 3.642 5000 इंटू 3.642 18,210 18,310। ओके, अच्छा, तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, इसको आप यहां पे करेक्ट कर लेना, मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, व्हाट विल बी द वैल्यू अगर पीरियड को हम 15 की जगह 30 ईयर्स कर दें तो क्या वैल्यू होगी। 5000 इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर एन। आप चाहें तो इस आर एन की वैल्यू भी डाल सकते हैं। आप यहां ऐसे लिख सकते हैं 9% 30 ईयर्स, अगेन 5000 इंटू, आइए टेबल के पास चलते हैं, और अब मुझे 30 ईयर का फैक्टर चाहिए। तो मैं टेबल में जाता हूं और आपको दिखाई देगा 30। तो 30 में मैं गया और मेरा 9th ईयर का फैक्टर है 13.268, 13.268, 13.268 इंटू 5000, ये आ गया 66,340। ओके, नेक्स्ट। अब अगर आप कहें कि सर आपने मैथमेटिकली क्यों नहीं सॉल्व किया, तो आइए मैं आपको करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। 1.09 ये कौन सा फैक्टर है बताइए। सर ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, इनटू इक्वल टू सेकंड फैक्टर हो गया। अब काउंटिंग शुरू करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारा पहला आंसर था। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये लीजिए, ये आपका 30 ईयर का फैक्टर आ गया। नेक्स्ट, सी पार्ट, व्हाट विल बी योर आंसर इफ 60 ईयर्स। अब यहां पर C में n हो गया 60, तो सर क्या हो गया 5000 इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 9%, 60 ईयर। पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बुक्स में जो टेबल होती हैं वो जनरली 20 ईयर्स तक होती हैं। कभी कभी 20 ईयर्स के बाद 30 ईयर्स तक भी हो जाती है, बट 30 ईयर्स के बियॉन्ड वो नहीं होती। तो ऐसे में आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो हम अब कैसे करें, एक तो हमारे पास पुराने वाला ही वे आउट है, 1 पॉइंट
क्वेश्चन का रेट कितना था? 9%। ओके, 1.09 इंटू इक्वल टू, तो ये हमेशा याद रखना है कि ये सेकंड फैक्टर हो गया। अब इसको काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 तक पहुंच गए हम। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये लीजिए 176.031 176.031 176.031 इंटू 5000, ये वैल्यू आ गई 8,80,156। ओके, 8,80,156। नाउ इसका एक स्मार्ट वे है। स्मार्ट वे कैसे है? स्मार्ट वे ऐसे है कि 1.09 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करके आप 15 ईयर का फैक्टर निकाल लो। 15 ईयर के बाद अगर आप इक्वल टू दबाओगे तो 16 ईयर का फैक्टर मिलता है, फिर इक्वल टू दबाओगे तो 17 का मिलता है, इक्वल टू दबाओगे तो 18 का मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करूंगा, 15 ईयर का फैक्टर निकाल के एक बार इनटू लगा दूंगा। 15 ईयर के बाद जब मैं इनटू इक्वल टू करूंगा तो ये 16 का फैक्टर नहीं देगा, ये 15 प्लस 15 30 का फैक्टर देगा। पहले ये 1 1 1 प्लस कर रहा था, अब जैसे मैंने 15 के बाद मल्टीप्लाई दबा के इक्वल टू दबाया तो ये 15 प्लस करेगा। फिर उसके बाद जब अगला इक्वल टू दबाऊंगा तो ये 15 और प्लस कर देगा, और फिर इक्वल टू दबाऊंगा तो ये 15 और प्लस कर देगा, यानी ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 60। तो मेरे कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे। करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए मैंने क्या कहा, 1.09 ये फर्स्ट फैक्टर है, इनटू इक्वल टू दूसरा फैक्टर हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14 और 15, ये हमारे 15 ईयर का फैक्टर हो गया। अब मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो 16 पे चला जाएगा, लेकिन मुझे 15 15 के सेट चलाने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इनटू इक्वल टू, सीधा चेक कर लीजिए ये 30 के फैक्टर पे आ गया। आपके पास 30 का फैक्टर था, है ना, 30 का फैक्टर था, ये 30 का फैक्टर है आपका, है ना। अब देखिए, अब दोबारा इक्वल टू दबाऊंगा तो ये 45 पे चला जाएगा, 15 15 आगे बढ़ेगा। अब फिर मैंने दबाया इक्वल टू तो ये 45 ईयर्स पे आ गया, इक्वल टू ये 60 ईयर पे आ गया, चेक कर लीजिए, है ना। इक्वल टू तो 75 ईयर्स पे आ गया। तो लीजिए, यानी कि अगर मुझे 75 ईयर्स पे निकालना हो तो 5000 इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 9%, 75 ईयर्स, तो ये होगा 5000 इंटू 641.191, तो ये वैल्यू आ गई 32,05,955, 32,05,955।
तो आपने कैलकुलेटर को अच्छे से, हर कैलकुलेटर का बिहेवियर अलग हो सकता है, इसलिए आप ये मत कहना कि सर आपने स्टेप बताए थे लेकिन मेरे कैलकुलेटर के ऊपर आपका आंसर अलग आ रहा है। बेटे मैं तो कैसियो का कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, ये मेरे पास पड़ा है कैसियो का कैलकुलेटर, मैं इसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर में बिहेवियर ऐसा ही रहा होगा। आइए जी, अब इसमें लिखा हुआ था नेक्स्ट पार्ट में कि 75 ईयर्स का निकालो, तो हमने निकाल दिया। ये हमारा आंसर कैसे गलत हो गया इसको हम ठीक कर लेंगे। तो आपने क्या सीखा, वापस चलते हैं, मुझे बताइए। आपने सीखा हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। इसको करने का तरीका ये है, पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम टेबल यूज किया करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास बुक होगी, और जब हम एग्जाम में होंगे तो एग्जामिनेशन पेपर हमें टाइप करके बता देगा, तो हम हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आप कैलकुलेटर यूज करना चाहो, तो ये वाला फॉर्मूला है, और 1+RN कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें इक्वल टू कहाँ है, एक ही बार है, और फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू चल रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन एक बार है। मैंने यहां पर लिख के बताया कि अगर क्वेश्चन में n की बोथ हाई नंबर हो जाए तो आपके पास बीच में एक बार इनटू इक्वल टू करके आप उसको 1 के डिस्टेंस को जहां पर भी आपने इनटू इक्वल टू दबाया होगा उतने उतने सेट आगे ले जा सकते हो। इसके लिए आप थोड़ी सी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट निकाल लिया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ हाई नंबर्स जिसका आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं है वो भी आपने निकाल लिया। यहां तक कंफर्टेबल है। हमारे फाइनेंस में यकीन मानिए इससे ज्यादा कंपाउंडिंग आने नहीं वाली, नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको इससे ज्यादा डिटेल में लेके जाता हूं क्योंकि बुक में कोई टॉपिक मिल जाएगा। फिर बच्चे मुझे शिकायत कर देते हैं कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, एक्स्ट्रा ही करवाऊंगा। आइए अब हम बात करते हैं कि सर हमेशा हम यही क्यों कहते हैं 12% पर एनम। सर हो सकता है कि कंपाउंडिंग शॉर्टर पीरियड में हो रही हो, बैंक कह रहा हो कि मैं आपको 6 मंथ के अकॉर्डिंगली कंपाउंड करके दूंगा, तो सर कंपाउंडिंग पीरियड छोटा है, तब क्या होगा। आइए जी, नॉर्मली तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो गिवन होते हैं वो हमेशा कंपाउंडेड एनुअली होते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम कंपाउंडेड एनुअली लेके चलते हैं, और इफ नथिंग इज गिवन देन वी एज्यूम दैट कंपाउंडिंग्स आर डन एनुअली। ये बात भी मैंने लिख दी आपके लिए, कुछ नहीं लिखा हो तो आप मान के चलेंगे कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। बट क्वेश्चन तो नॉलेज चेक कर रहा है, क्वेश्चन में गिव शॉर्टर या फास्टर कंपाउंडिंग पीरियड्स। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कंपाउंडिंग को ईयर में एक से ज्यादा कर दे। इंटरेस्ट रेट में बी गिवन पर एनम, क्वेश्चन कहेगा इंटरेस्ट रेट पर एनम लेकिन कंपाउंडिंग कर देगा फास्टर, तो दिक्कत हो सकती है। इन दैट केस वी नीड टू एडजस्ट रेट अकॉर्डिंग टू कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है सर आपका, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। ओ, मैं शॉर्टर कंपाउंडिंग पे चला गया, लेकिन अभी मुझे इसी के ऊपर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवानी थी, तो मैं वापस आ जाता हूँ, मैं अपने उसी कंसेप्ट के ऊपर वापस आ जाता हूँ। आइए जी, एक और क्वेश्चन करना बाकी है। जो हमने सीखा था उसके बेस पर हम टाइम और रेट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो निकाल सकते हैं। पहले इसको देखते हैं। सॉरी, यू हैव 10,000 रुपीज नाउ, प्रेजेंट अमाउंट मुझे बता दिया। यू प्लान इट टू इन्वेस्ट इट टू ग्रो 1,74,490। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास आज कितने पैसे हैं ये पता है, अब फ्यूचर में जो आपको पैसे चाहिए वो भी आपको पता है।
क्वेश्चन नंबर 3, चलो डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, इस तरीके से हम टाइमलाइन बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है गगन, प्रेजेंट अमाउंट बच्चों को बता दो 10,000 और फ्यूचर अमाउंट ये भी हमें पता है 1,74,490। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर RN। 1,74,490 इज इक्वल टू 10,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर RN। आराम से सर, क्वेश्चन तो अभी देखा ही नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं लिखूंगा फ्यूचर फैक्टर RN इज इक्वल टू 1,74,490 डिवाइडेड बाय 10,000। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 17.449। ओके, जब यहां तक पहुंच जाएं तो मैं क्वेश्चन से कह सकता हूं कि भाई पूछ क्या पूछना है। या तो वो मुझसे रेट पूछेगा तो पीरियड उसको बताना पड़ेगा, या फिर वो मुझसे पीरियड पूछेगा तो उसको रेट बताना पड़ेगा। देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए पार्ट का आंसर करो। हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितने समय में ये ग्रो हो जाएगा 174 तक, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो उसने मुझे क्या बताया, रेट बताया। तो केस नंबर ए, इफ रेट इज 10%। तो घबराना नहीं है, एक चीज पता लग गई आपको, याद होगा ये 10% पता लग गया, यानी मुझे अब ये कॉलम पता लग गया टेबल का। अब सिर्फ मैंने रो ढूंढनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रो मैं ढूंढ लूंगा। तो n कितना होगा, तो आप टेबल पे जाइए और टेबल में जो आपकी 10% की टेबल है, ये आपकी 10% की टेबल है ना, इसी में वो फैक्टर मुझे ढूंढना है 17.449। आइए जी, ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ये देखिए लकीली मेरे को 30 ईयर में जाकर के वो फैक्टर दिखाई दे गया। जहां वो फैक्टर दिखाई देगा उसी के सामने में ये पीरियड है, तो मैं यहां लिख दूंगा नाउ वी नीड टू सर्च इन द कॉलम ऑफ 10% फैक्टर 17.449, और जहां ये मिलेगा उस कॉरस्पॉन्डिंग रो में जो रेट आपको मिलेगा, सॉरी जो टाइम आपको मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये मुझे मिल गया 30। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हो सकता है ये एग्जैक्टली ना मिल पाता, 17.44 ना मिल करके मान लीजिए ये मुझे 17.1 मिल जाता या 17.8 मिल जाता, तो उस केस में हम मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करेंगे जिसे बोलते हैं इंटरपोलेशन, उसकी भी बारी आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल सा है वो। अब सर मान लीजिए कि टेबल तो मेरा 30 इयर्स तक है, तब क्या करूंगा बताइए, आप ही बताइए। अगर ये फैक्टर 17.449 की बजाय 24.153 सपोज ऐसा होता, तो आपका टेबल तो 17 पर जाके रुक गया, फिर आप कैसे करेंगे? तो क्या सर हम कैलकुलेटर की हेल्प से ये ढूंढ सकते हैं? आंसर इज यस, हम इसे कैलकुलेटर की हेल्प से भी ढूंढ सकते हैं। आपको जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन समझाना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मुझे रेट मालूम है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1.1, पहला फैक्टर मुझे मिल गया 1.1
इंटू इक्वल टू दूसरा फैक्टर। अब मैं यहां पर कैलकुलेटर पे नजर रखूंगा कि मुझे 17.44 के आसपास का या एग्जैक्टली फैक्टर कब मिला। तो ये मेरे 2 सेकेंड ईयर का फैक्टर है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्या 15 में मैं पहुंच पाया? नहीं सर, अभी तो आप 4 पे पहुंचो। 16, 17, 18, 19, 20 पहुंच पाया? नहीं। 21, 22, 23, 24, 25 नहीं। 26, 27, 28 देखो मैं 14 तक पहुंच गया। 29, 15 तक पहुंच गया। 30 पहुंच गया सर 17.449। सर अगर वैल्यू 24.153 ऐसे होती तो आगे चलता। 31 नहीं, 32 नहीं, 33 हाँ। अब 33 पे बहुत नजदीक फैक्टर आ रहा है, नोट कर लेना। मैं ये नोट कर लूंगा कि सर 33 ईयर में मेरा फैक्टर पहुंच गया था 23.225। ओके। और सर 34 में ये पहुंच गया था 25.548। अगर मेरा फैक्टर ये आ रहा होता तो पहले मैं रेंज फिक्स कर लूंगा कि मेरा आंसर कहाँ आ रहा है 33 और 34 के बीच में, और फिर इसको एडजस्ट करूंगा, यानी 33 इयर्स प्लस कुछ मंथ मेरा आंसर आएगा। पर मैं इसे इस क्वेश्चन में करके नहीं दिखाऊंगा, किसी और क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। ओके, तो कैलकुलेटर से आप वही अपनी ट्रिक से फैक्टर निकालते जाएंगे और आपको फैक्टर मिल जाएगा, अगर टेबल में नहीं मिल रहा है तो। ओके, अब सर इसी का एक सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का बी पार्ट ये कह रहा था कि अगर बैंक गारंटी देता है कि आपका 10,174,490 हो जाएगा आफ्टर 30 इयर्स, तो फिर इंटरेस्ट रेट कैसे ढूंढेंगे? तो पहले आपको कॉलम बता दिया था उसने 10% में देखना है। अब वो कह रहा है मैं कॉलम नहीं बता रहा, रो बता रहा हूं। रो में बता रहा है कि 30 ईयर में कहीं ना कहीं आपको ढूंढना है। तो अगर वो ये ना कह करके कभी ऐसा कह दे कि 30 ईयर में आपको फिक्स कर रहा हूं, तो फिर आपने यहां पर चलते हुए अपना फैक्टर ढूंढना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फैक्टर की वैल्यू है तो आप टेबल में जाके दोनों में से एक चीज ढूंढ सकते हैं। याद रखिएगा, रेट पता है तो आप पीरियड ढूंढ लेंगे, पीरियड पता है तो आप रेट ढूंढ लेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको एग्जिस्टिंग या बहुत एग्जैक्ट या बहुत नियरिंग रेट मिल जाएगा। पर अगर आपके मन में ये सवाल आ जाए कि सर थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तो उसको मैथमेटिक्स एडजस्ट करने का तरीका बताता है, वो हम करेंगे। आइए जी, तो हमने ये बात भी सीख ली, हाउ टू फाइंड आउट रेट और हाउ टू फाइंड आउट टाइम। इस तरह के क्वेश्चन भी अब आएंगे तो हम हैंडल कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी फास्टर कंपाउंडिंग के ऊपर। अभी तक हमने कुछ अभी नया नहीं सीखा, एक ही चीज सीख रखी है। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होता है 1 + r⁻n। सीधा क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर देंगे। थोड़ा घुमा फिरा के आएगा तो रेट और पीरियड पूछेगा, वो ढूंढ लेंगे। नाउ कंपाउंडिंग एट शॉर्टर पीरियड। आइए जी, कंपाउंडिंग एट शॉर्टर पीरियड। अब तक आपके माइंड में जितना फाइनेंस में चाहिए वो आपको आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं, है ना। बहुत सिंपल है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बट ये कम यूज होती हैं। इन्वेस्टर डिपॉजिट्स 100 रुपीज इन अ बैंक अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। अब एक इन्वेस्टर ने बैंक में 100 रुपीज 5 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किए हैं, रेट है 8%, तो ये 8% पर एनम है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो 8% पर एनम है।
फाइंड आउट अमाउंट विच ही विल हैव इन हिज बैंक अकाउंट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम कंपाउंडिंग भी एनुअली मान के चलते हैं, यानी इसका ए पार्ट तो सर नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट, प्रेजेंट अमाउंट है 100 रुपीज, पीरियड है 5, रेट है 8%। मुझे फ्यूचर वैल्यू बतानी है, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर RN 100 इंटू 1.08 रेज टू द पावर 5। आइए जी, हम टेबल पर नहीं कैलकुलेटर के पास जाएंगे। 1.08 ये पहला फैक्टर है, इंटू इक्वल टू दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 1.469 1.469 146.93 146.93 लीजिए, ए पार्ट का आंसर हो गया। अब ध्यान से सर, फाइंड द अमाउंट if interest is compounded semi-annually, if interest is compounded semi-annually, B part, compounded semi-annually। एक्चुअली में जब आप थोड़े से फाइनेंस के टेबल को पढ़ना सीख जाओगे तो आप पीरियड की बात भूल करके ना नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स में बात करने लगोगे। टेबल को यूज करना है तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स में बात करनी पड़ेगी। एक साल में 2 कंपाउंडिंग हो रही हैं, सेमी एनुअली मतलब एक साल में 2 कंपाउंडिंग हो रही हैं, तो 5 सालों में कितनी कंपाउंडिंग होंगी? 10 कंपाउंडिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स कितनी हो जाएंगी? 10। लेकिन रेट, अब रेट 12% नहीं रहेगा सेमी एनुअली। अगर 12% पर एनम का है और कंपाउंडिंग आप 6 मंथ में चाहते हो तो 6 मंथ का रेट एडजस्ट करना पड़ेगा। आई मीन टू से कि जब शॉर्टर कंपाउंडिंग हो तो फॉर्मूला यही रहता है 1 + r रेज टू द पावर n, लेकिन r को हम एडजस्ट करते हैं नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से। तो अगर आपकी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एक साल में 2 हैं तो आप R/M करोगे। M क्या है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी अब रेट को आप 8 की बजाय ले लोगे 4। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R/M, और ये n को भी कर दोगे इंटू m। ये देखिए, ये है मेरा कंपाउंडिंग का पीरियड 6 मंथ, लेकिन रेट मुझे गिवन है 12%। तो भाई 6 मंथ का जिस पीरियड की कंपाउंडिंग है उस पीरियड का रेट बताओ, तो उस पीरियड का रेट हो जाएगा ऑब्वियसली 6%, है ना। तो ये क्वेश्चन अब हो जाएगा 100 रुपीज इंटू 1.06, सर 6 नहीं 4। रेट कैसे हो गया 4%? 8% पर एनम था, 8% पर एनम था, और हमारी कंपाउंडिंग जो है वो है 6 मंथली। तो यानी 2 कंपाउंडिंग हो गई साल में, एक साल में 2 कंपाउंडिंग, तो डिवाइड बाय 2, और ये भी हो जाएंगी 5 × 2। तो 5 साल में टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 10। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स ले लिया और उस एक कंपाउंडिंग का रेट निकाल लिया, ऐसे एडजस्ट कर लिया। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.04 इंटू इक्वल टू, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
1.480 1.480, ये हो गया 1448.0। तो आप देखेंगे कि कंपाउंडिंग अगर ज़्यादा हुई तो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सर कंपाउंडिंग तो और भी फास्ट हो सकती है, ठीक है होने दो, कोई बात नहीं। सेमी एनुअली के बाद वो कहता है जी क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो आप बताओ क्वार्टरली कंपाउंडिंग है और रेट पर एनम है, तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब 8/4, तो रेट आपका हो गया 2% का। और कंपाउंडिंग्स पीरियड की जगह नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स आपकी हो जाएंगी 5 × 4, टोटल 20 कंपाउंडिंग्स हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट अमाउंट इंटू 1 + R/M n × M। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ये उनको पता है। 100 × 1.02 रेज टू द पावर 5 × 4 20, तो 100 × 1.02 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1.486, 1.486, तो ये हो गया 148.60। तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग से क्या हुआ, वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई। आइए जी जरा हम कंसेप्ट के पास चलते हैं। नाउ अब हमारा कंसेप्ट नंबर 2 कह रहा था कि अगर आपकी कंपाउंडिंग शॉर्टर पीरियड में हो रही है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा रेट को अकॉर्डिंग टू कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। एक साल में कितनी फ्रीक्वेंसी है कंपाउंडिंग की, तो हम उसे जनरली बुक्स में एम से डिनोट करते हैं। तो पर एनम रेट दिया हो और कंपाउंडिंग पीरियड अगर हाफ ईयरली है तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 2 हो जाएंगी, क्वार्टरली है तो 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपकी शॉर्टर कंपाउंडिंग है तो टेक्निकली आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, ठीक है, रेट अपॉन एम और नंबर ऑफ ईयर्स इनटू एम। तो आप कंपाउंडिंग की बात करेंगे बेसिकली। ये मैंने आपको करके बताया कि जनरली क्या होता है, रेट पर एनम दिया है, कंपाउंडिंग शॉर्टर है, तो आप क्या करेंगे, हाफ ईयरली है तो रेट को डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, क्वार्टरली है तो हमने अभी करवाया अपॉन 4 कर दीजिए, मंथली है तो अपॉन 12 कर दीजिए, और डेली है तो अपॉन 365 कर दीजिए। फिर हमने एग्जाम्पल लिया कि सपोज क्वेश्चन अगर आपको बताता है 16% पर एनम रेट है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो अपॉन 2 करेंगे तो 8% पे क्वेश्चन सॉल्व कर देना। बट क्या करोगे, एन को 2 से बढ़ा देना, क्वार्टरली है तो रेट को डिवाइड बाय 4 कर दो और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स को इनटू 4 कर दो, ठीक है। अब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है। थ्योरेटिकली बता रहा हूं आपको इतना टफ आएगा नहीं। थ्योरेटिकली एक और कंपाउंडिंग होती है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बताई, उन्होंने कहा कंटिन्यूअस होती रहेगी। लेकिन आपको यह बता दूं कि अगर कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो अमाउंट थोड़ा सा ही बढ़ता है। ये भले कंपाउंडिंग का पीरियड डिफाइन ना करना चाहें, कह दे वो कंटिन्यूअस है, होती रहेगी, तो वैल्यू बहुत इनसिग्निफिकेंट बढ़ने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, मन में चिंता मत कर देना। आपकी बुक्स में कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग नहीं दी होगी। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आप मैथ्स में पढ़ सकते हैं, ये मैथ्स का भी पार्ट है, वहाँ पर हो सकता है वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग पढ़ाएंगे, हमारे फाइनेंस में नहीं होती, इतना लेवल नहीं है।
पर मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इज आउटसाइड आवर स्कोप ऑफ सिलेबस। आपकी किसी भी बुक में अगर आप सीए भी कर रहे होंगे तब भी नहीं मिलेगा। स्टिल वी आर गिविंग इट फॉर द नॉलेज पर्पस। क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ही पार्ट है, क्यों छोड़ू, नॉलेज देना चाहूंगा। ठीक है। इस केस में आपने क्या करना होता है, इस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा e रेज टू द पावर r इंटू टी, e रेज टू द पावर r इंटू टी। तो यहां पर अगर वो कहते हैं कि आपकी कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली होगी तब क्या होगा? तो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट अमाउंट इंटू ई रेज टू द पावर r इंटू टी। प्रेजेंट अमाउंट इंटू ई रेज टू द पावर r इंटू टी। सर ये प्रेजेंट अमाउंट तो 100 है, ये e इंटू आर टी की वैल्यू कैसे आएगी बताते हैं। तो e रेज टू द पावर रेट है 0.08 और टाइम पीरियड था 5, यानी आपने सॉल्व करना है 100 इंटू ई रेज टू द पावर 0.4। कोई गलती ना हो जाए तो हम चेक कर लेते हैं। 0.08 ये हमारा रेट था, पीरियड था 5, ये था 0.4। अब आपको वैल्यू चाहिए ई रेज टू द पावर 0.4 की वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए e की पावर को सॉल्व करने का एक तरीका है। आपने क्या करना है, e की जगह मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से 0.00002417026। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। अगर आप ये चाहो कि सर ये वाली वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो आप गूगल पर जाना, लिखना वैल्यू ऑफ ई, तो आपको वैल्यू ऑफ ई मिलेगी 2.718218, ऐसे बहुत सारी मिलेगी। तो हमने इतना ले लिया। इसको अगर मैं 12 टाइम्स स्क्वायर रूट दबा दूं और फिर कर दूं -1, 12 टाइम्स स्क्वायर करके -1, तो मेरी ये वैल्यू आ जाती है 0.00002417026। तो किसने भी ये तरीका दिया उसने यहीं से दिया। उसने ये नहीं कहा कि ई की वैल्यू लो, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट करो, -1 करो। उसने कहा गगन ये वैल्यू बच्चों को रटवा दो, यही चली आ रही है। ठीक है, तो 0.00241 आपने मल्टीप्लाई करना है 0.00024417026 से। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.12324417026 से। ये जो आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है +1, तो +1 ये वैल्यू आ गई। +1 करने के बाद आपने इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स दबाना है। क्या कहा मैंने, इंटू इक्वल टू, और इंटू भी साथ में 12 बार दबाइए। इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 1.4918। 100 इंटू 1.4918, तो ये आपकी आंसर आ जाएगा 149.18।
ई रेस टू द पावर आर टी, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं आएगा तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर आपने समझना हो, अगर क्वेश्चन कहे 12% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर, तो 0.12 इंटू 6 जो वैल्यू आएगी ई की पावर रख देना। सॉल्व कैसे करोगे, ये जो भी वैल्यू आएगी इसे मल्टीप्लाई करना 00002417026 से, और जो वैल्यू आएगी उसमें +1 करना, और फिर उसके बाद इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम दबाना, जो फैक्टर आएगा उसको यूज कर लेना। ये जुगाड़ का तरीका है। आइए जी, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल सिमिलर है। अब मेरे पास बच गए दो छोटे छोटे से कंसेप्ट, मैं उनको छोड़ नहीं सकता, मैं उसको अभी क्लियर करके चलूंगा। एक आता है हमारे पास, पहले हम छोटा वाला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। एक आता है हमारे पास डबलिंग पीरियड। डबलिंग पीरियड, कितने पीरियड में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे बताएं कितने पीरियड में आपका पैसा डबल हो जाएगा, दिस इज नोन एज डबलिंग पीरियड। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डबल द अमाउंट। तो डबलिंग पीरियड का एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो शॉर्टकट तरीका होता है 0.35 प्लस 69 अपॉन इंटरेस्ट रेट। ओके, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर देता है। एक और फॉर्मूला है जो कि सिंप्लिसिटी के कारण ज़्यादा यूज होता है। ड्यू टू सिंप्लिसिटी एन अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला ऑफ 72 अपॉन रेट इज ऑल्सो पॉपुलर। तो डबलिंग रेट के दो फॉर्मूले हो गए। अगर आपको बुक में 72 अपॉन रेट दिखाई दे तो ये भी ठीक माना जाता है, लेकिन इससे आंसर थोड़ा वेरी करता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर की आदत हो वो 0.35 प्लस 69 अपॉन इंटरेस्ट रेट लेंगे। अब क्योंकि हमें नॉलेज आ गई है तो हम 69 का फॉर्मूला ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू एग्जाम में भूल जाओ तो ये लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ इंटरेस्ट रेट इज 12%, ओके, व्हाट आर द डबलिंग पीरियड एज पर रूल ऑफ 72 एंड एज पर रूल ऑफ 69 रिस्पेक्टिवली। ये तो आप कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो बेटे अगर मैं इसमें रूल ऑफ 72 लगाऊं तो 72 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर आता है 6 ईयर्स, बट ये अप्रॉक्सीमेटली फॉर्मूला है तो ये काम करेगा। और अगर मैं रूल ऑफ 69 लगाऊं तो 0.35 प्लस 69 अपॉन आर, तो ये हो जाएगा हमारा 69 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 0.35, ये हो गया 6.1 ईयर्स। ओके, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों फॉर्मूलों को भूल भी जाता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक कंसेप्ट है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर एन, यही कंसेप्ट है। क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास 1 रुपया है तो ये 2 रुपये बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर एन, और इसकी वैल्यू हो गई 2। यानी डबलिंग पीरियड में मुझे मालूम है ये हो जाएगा 2, है ना। तो अब मुझे इसमें से आर पता है 12%, एन कैसे ढूंढना है ये मैंने आपको सिखा रखा है। सवाल ये उठता है कि सर ये तरीका तो है मेरे पास करने का, मैं इसे अपने मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। जब हमारे पास डायरेक्ट 72 और 69 वाले फॉर्मूले पड़े हुए हैं तो हम इस केस में ऐसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनसे काम चला लेते हैं, ठीक है। तो डबलिंग पीरियड हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ और जो आपने पढ़ रखी है, इसी में कवर हो चुकी है। अगर क्वेश्चन आपसे कहे मुझे इफेक्टिव एनुअल रेट बताओ,
कैलकुलेट इफेक्टिव एनुअल रेट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कंपाउंडिंग शॉर्टर पीरियड में है तो आप क्या करेंगे, रेट को जितने भी साल में नंबर ऑफ कंपाउंडिंग है उनसे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यही वाला फॉर्मूला अब मैं यूज करने वाला हूं। अगर आपसे क्वेश्चन अमाउंट पूछने की बजाय इफेक्टिव एनुअल रेट पूछे तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आइए जी, इफेक्टिव एनुअल रेट। अगर आप बुक में जाएंगे तो इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला है 1 प्लस इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू यहां देखिए 1 प्लस रेट अपॉन m, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, इनटू m। 1 प्लस r अपॉन m इंटू m, क्योंकि इफेक्टिव एनुअल रेट है। एनुअल रेट का मतलब है n इज इक्वल टू 1 है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर इंटू n कहाँ गया, तो n इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर हम इस जिसे हम जानते हैं इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन m माइनस 1। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि हमारा पर एनम रेट है 8% और हमारी कंपाउंडिंग अगर है हाफ ईयरली, तो हमारा इफेक्टिव रेट अगर वो क्वेश्चन पूछता तो हम कैसे निकालते? हम कहते इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस 8 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1। तो हो जाता 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.08, 1.04 स्क्वेयर माइनस 1, 1.04 इंटू इक्वल टू 1.0816 माइनस 1, तो 0.0816। अब क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए तो आपको याद होगा कि अगर परसेंटेज लगाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये दो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो 8.16%। नाउ क्वेश्चन कहता है एज्यूम 12% रेट है, तो ये 12% पर एनम हो गया। कंप्यूट एनुअल इफेक्टिव रेट इफ इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, तो एनुअली में तो आंसर सर 12 ही आएगा। सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। मैं क्वार्टरली का सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, यहीं पर ही आपको सॉल्व कर देता हूं। आपने लिखना है इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला है, 1 प्लस आर हमारा फॉर्मूला होता था। यहां पर कंपाउंडिंग फास्टर है तो डिवाइडेड बाय m रेज टू द पावर m माइनस 1। रेट कितना है 12%, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय, मैं क्वार्टरली के लिए सॉल्व कर रहा हूं, अपॉन 4 रेज टू द पावर 4 माइनस 1। आइए जी, तो हम जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, तो यहां पर लेंगे 1.03 इंटू इक्वल टू, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 1.1255 1.1255 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.1255, है ना। और जब हम इसे परसेंटेज में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो इंटू 100 करना होगा, तो 12.55% मेरा क्वार्टरली केस में आंसर आता है।
ये देखिए, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट वो सीखा। अगर एन बहुत ज्यादा हो तो कैलकुलेटर से कैसे निकालना है वो सीखा। फिर हमने सीखा कि अगर हमें रेट और टाइम में से कोई एक चीज पता हो तो हम टेबल का यूज करके वो निकाल सकते हैं। कॉलम पता है तो रो में ढूंढ लेंगे, रो पता है तो कॉलम में ऊपर जाके रेट ढूंढ लेंगे। अपने आप को रिकॉल करो, क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर अगर कंपाउंडिंग शॉर्टर पीरियड में हो रही है तो हम ईयर्स को भूल के नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स की बात करते हैं, रेट को भी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ईयर से डिवाइड कर देते हैं, है ना। और उसी का फॉर्मूला इफेक्टिव एनुअल रेट में लगता है। डबलिंग पीरियड 69 और 72 है। इस तरीके से रिवाइज कीजिए। आज हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट बहुत डिटेल में पढ़ा है, बुक से ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। बुक के क्वेश्चन हम आपको बाद में करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल अमाउंट्स की बात आपके साथ करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू। ये जो आपको चाहिए ये हमारी वेबसाइट पे लगा देंगे ना हम, ये वाली शीट भी लगा देंगे, और वो जो हमने हैंडमेड शीट बना रखी है नोट्स वाली वो भी लगा देंगे, ठीक है। ओके बेटे, बाय बाय।